CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो करा देगा पेयरिंग। हेलो, एक एक जना एक एक कमरे में पड़ा है, क्या 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 लगा, क्या रखा है, चला निकला, अरे निकले, चले निकले, और ये इधर पहुंचा दिया, ये इधर पहुंचा दिया, दोनों कमरे खाली करवा लिए। ये पावर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं मेरे बच्चे? बहुत अच्छे पढ़ रहे होंगे। पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जुनून और जोश के साथ लगे रहना है मेरे बेटा। डरना मना है, रुकना मना है, थकना मना है। लगे रहो, लग जाओ हाथ धो के पीछे सब्जेक्ट के, एक एक चीज पढ़ डालो, कुछ भी नहीं छोड़ना। उन चीजों को ज्यादा ध्यान से पढ़ो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ध्यान रखिए, प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आने वाले एग्जाम में भी किए जाते हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंज कर देते हैं, बाकी चीजें वैसी की वैसी आती हैं। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को पढ़ते जाओ, कचरा बिल्कुल मत पढ़ना, बस इस बात का ध्यान रखें। फालतू का टाइम खराब करने के लिए टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, टाइम खराब कहां से करो। इतना सा ही टाइम बचा है अब आपके पास कि आप थोड़ा सा ही पढ़ सकते हैं। अब थोड़े से में भी आप, जो बच्चा सेलेक्टेड चीजों को अच्छे से पढ़ेगा और बेकार की चीजों को थोड़ा थोड़ा ही देख के चला जाएगा, तो ये मान के चलिए वहां जब एग्जाम देने जाओगे और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन के साथ, तो आपको अपना आंसर याद आ जाएगा और घबराने की जरूरत नहीं। एक सवाल आपका सही होगा, बस ईमानदारी से, जुनून के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते जाओ। डोंट वरी, एक और कोऑर्डिनेशन से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और सवाल आपके सामने। आज की क्लास से बहुत ही शानदार सवाल बनते हैं। 2 सवाल कम से कम मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। देखो, इस चैप्टर से अगर टोटल 4 या 5 सवाल बनते हैं, तो कम से कम इस चैप्टर से मैं आपको 8-9 सवाल तो बताऊंगा ही। 8-9 सवाल बताऊंगा तो उनमें से 4-5 सवाल के चांस बनते हैं, क्योंकि मैं ये तो हुई नहीं कि भाई मैं आपको 4 के 4 सवाल बता दूं और वो यूं क्यों पेपर में आ जाए। इतना तो भाई, इतना नहीं हूं मैं, इतना नहीं हूं भाई, इतना भी मत मानो, है ना, इतना नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो मैं बताऊंगा उनको आप अच्छे से देखिए। एक एक चीज काम की है, कोई भी चीज वेस्टेज नहीं जाएगी, कोई भी चीज फालतू की नहीं बताई जाएगी। शुरू करते हैं सवाल। Which of the following is correct order of delta O? ओके, ये डेल्टा O क्या चीज है? अरे ये तो, ओ माय गॉड, ये तो CFSE का सवाल है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड। ओहो, तो भैया पहले तो इसको समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस सवाल को तो नहीं करेंगे भाई, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, फिर खुद से करेंगे। देखते हैं, देखिए अपने आप से होता है कि नहीं। क्वेश्चन को समझते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। मैंने अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। हाइब्रिडाइजेशन ऑन कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, सेंट्रल एटम पे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालता है या निकाला जाता है, वो तो देखो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। वो एक तरीका है, एक ट्रिक छोटी सी मैं आपको बता देता हूं, इसका भी ध्यान रखना। ये ट्रिक भी काम करती है खूब, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो, जहां भी कैटायन पर या सेंट्रल मेटल आयन पर, CMA या CMI पर आपको D1 D2 D3 जो है कॉन्फ़िगरेशन दिखे ना, D1 D2 D3 समझ गए ना, वैलेंसी शेल का कॉन्फ़िगरेशन या तो D1 या D2 या D3 दिखे, तो आप समझ जाना कि SFL या WFL कोई भी लगा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कोई भी लगाओ, आप D2sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, पैरामैग्नेटिक उसकी टेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है भाई, ट्रिक है, ध्यान रखना। अपना तरीका भी यूज करो, ट्रिक का भी यूज करो, दोनों का इस्तेमाल करना है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल अपन वहां अटेम्प्ट कर पाए। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है, तो ये करें D4 D5 D6 D7, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो SFL की प्रेजेंस में तो आप उसे D2sp3 पैरामैग्नेटिक मानेंगे, और WFL की प्रेजेंस में sp3 D2 मानेंगे, पैरामैग्नेटिक ये होगा, पैरामैग्नेटिक ये होगा। तो देखो, काम की चीजें हैं, याद तो रखो, काम आ जाएगी, बढ़िया है, अच्छी बात है। D8 D9 D10 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये SFL और WFL दोनों की प्रेजेंस में sp3 D2 कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। तो ये एक ट्रिक है, आपको अच्छी लगेगी, घबराए नहीं। आपके सवाल होंगे इससे हाइब्रिडाइजेशन के, बढ़िया है। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन से सवाल आता है तो दी बेस्ट, अपने को काम आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं आगे लेके चलता हूं। एक लिखा है मैंने, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, आपने स्प्लिटिंग तो पढ़ी होगी। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, विभक्त हो जाना, टूट जाना, चीजों का कई हिस्सों में टूट जाना, वो स्प्लिटिंग है।
डी ब्लॉक के अंदर जब आप देखते हैं तो डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, मानते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे सेम एनर्जी वाले होते हैं। अब सेम एनर्जी के हैं इसलिए हम इनको एक साथ ऐसे चिपका के दिखाते हैं कि 5 ऑर्बिटल एक एनर्जी के हैं, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। पी के 3 डीजेनरेट होते हैं, इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल्स को 5 फोल्डेड ऑर्बिटल कहते हैं, पी ऑर्बिटल्स को 3 फोल्डेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो एफ है, एफ सबशेल, उसको एफ सबशेल को आप 7 फोल्डेड जो है ऑर्बिटल्स कह सकते हो, सबशेल कह सकते हो। बात समझ में आ रही? मतलब वो कितने हिस्सों से, कितने ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ सबशेल है। तो डी सबशेल आपसे कोई पूछे तो आप कहना 5 फोल्डेड डी सबशेल होता है। चलो ये चीजें हो गई, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि ये पांचों की एनर्जी सेम है, लेकिन एक समस्या आ जाती है, जैसे लिगेंड इसके पास आते हैं ना, अब लिगेंड्स आएंगे तो लिगेंड्स इनसे जुड़ेंगे, लिगेंड्स इनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इनमें क्या है कि होड़ मचती है जुड़ने की आपस में। अब ये सेम एक्सिस पे नहीं आ पाते, तो सेम एक्सिस पे आने के लिए ये क्या है कि लड़ते हैं कि मैं इससे जुड़ूंगा, मैं इससे जुड़ूंगा। इसका मतलब सेम एक्सिस पे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए ये क्या करते हैं, लड़ मरते हैं और लड़ भिड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो क्या होता है कि दो हिस्सों में टूट जाते हैं, इनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, एनर्जी में डिवाइडेशन आ जाता है, एनर्जी जो अभी तक सेम थी वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, और 2 ऑर्बिटल अलग चले जाते हैं, 3 ऑर्बिटल अलग चले जाते हैं। उन दोनों को तो कहा जाता है ईजी और तीनों को कहा जाता है T2G ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो डी ऑर्बिटल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। अब 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है तो देखो एनर्जी, जो एनर्जी लेवल था उससे 0.6 डेल्टा ओ तो ये ज्यादा हो जाती है, और 0.4 डेल्टा ओ ये कम हो जाती है। डेल्टा ओ का मतलब CFSE। तो अभी जो डेल्टा ओ पूछ रहा था उसका मतलब CFSE है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इससे एक सवाल भी बनता है, कभी कभी बनता है, देखो पहले एक बार आया है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा सवाल है, हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बार नहीं आया तो हो सकता है इस बार ये आ जाए, चांस बन रहे हैं इसके। CFSE निकालनी है आपको किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है, ये ब्रैकेट लगाना है, बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको देखो -0.4 डेल्टा ओ, ये तो हो गई किसकी, T2G के लिए हो गई ना, तो -0.4। अब ये देखो N T2G का मतलब है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए वो तो यहां लिखना, समझ रहे हो ना बात को। और 0.6, अब ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई देखो 0.6 EG की, 0.6 NEG यानी EG ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहां लिखना। ब्रैकेट के बाहर डेल्टा से दोनों को मल्टीप्लाई करना, और बगल में प्लस XP लिखा है, यहाँ XP का मतलब है कि कितनी पेयरिंग हुई है। जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाते हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराते, तो पेयरिंग कितनी कराई गई है वो पेयरिंग का नंबर यहां लिख देना, और ये XP यानी कि इतने पेयर बन चुके हैं, इतने पेयर हो गए। कई बार यहाँ टोटल पेयर भी यूज होते हैं, ध्यान रखें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना, तो ऑप्शन में जैसा दे रखो उस हिसाब से अपना आंसर देना। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि 4 लिगेंड आएंगे तब भी ये समस्या होती है, ये आपस में लड़ मरते हैं, ये लड़ भिड़ते हैं, तो ये 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। अब जो 2 हिस्से बनते हैं उनको देखो, अब T2G ऊपर चले गए, EG नीचे चले गए। इसमें तो क्या हुआ था, EG ऊपर T2G नीचे, और इसमें क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल्स बने हुए, ये ऐसे मर्जी से नहीं लिखे, यहाँ T2G ऊपर और EG नीचे आ गए। T2G 0.4 डेल्टा T यानी स्प्लिटिंग एनर्जी का 0.4 हिस्सा है जो इतना ज्यादा हो गया, और यहां ये इतने से कम हो गया, जो एनर्जी लेवल था उससे ये ज्यादा हो गया और ये उससे कम हो गया, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया गया। इसके लिए CFSE निकालनी हो तो फिर इसके तरीके से फॉर्मूला बनाना है, जैसे इसको देख के इसका फॉर्मूला बना, इसको देख के इसका फॉर्मूला। ध्यान रखिए डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पहले ही बता दे, तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको तो ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। वापस सुन लीजिए, डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ अगर पूछ ले तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने लिख तो दिए, ठीक है। मान लो डायग्राम को बना के उस तरीके से पूछ लिया जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी चांस नहीं है आपको यही फॉर्मूला पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर इस पे कोई न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में तो कौन सी आफत आ रही है, प्लस माइनस ही तो करना है, इतना तो कर सकते हैं भाई अपन लोग, इतने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर फॉर्मूला मालूम और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी तो कहां दिक्कत आ रही।
अब मुझे CFSE निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालूंगा, वही बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब देखो 0.6 माइनस में NEG, देखो NEG ये रे NEG, ये NEG जो है ये तो माइनस में हो गए क्योंकि कम हुई ना, तो NEG को तो आपने लिखा 0.6 माइनस NEG प्लस ये ऊपर देखो, अब ऊपर T2G को देखो तो 0.4 ये प्लस में है तो 0.4 N-T2G ब्रैकेट के बाहर डेल्टा T और फिर वही एक्सपेयर। समझ में आ गई? ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ये डिजाइन और ये डायग्राम तो मैंने आपको इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताया, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ी हुई छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर केवल क्वेश्चन ही बताने होते तो क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, टेस्ट पेपर दुनिया भर के आप देखो ऑनलाइन दुनिया भर के पड़े हुए हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, ठीक है आप उनको करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे को लगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपके सामने ले आया। अब है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी स्प्लिटिंग होती है। ये तो ऑक्टाहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग होती है, तो यहां तो देखो दो हिस्सों में बटे, यहां दो हिस्सों में बटे, और यहां 1 2 3 4 4 सेट बन जाते हैं स्प्लिट हो गए। अकेले अकेले एक डी अलग हो जाता है, दूसरा डी अलग हो जाता है, तीसरा डी अलग हो जाता है, 2 डी एक साथ हो जाते हैं। ये स्प्लिटिंग का ऑर्डर है। अब इनका जैसे मैंने ऑर्डर बताया एनर्जी का, वैसे इनकी एनर्जी का ऑर्डर ये है। याद रखना, कोई पूछ ले भाई, देखो पूछ सकता है। देखो अब इनमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा थ्योरी के लिए इधर उधर भागने और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अब नहीं है। ठीक है, जितना कर लिया आप अब तक, जितना 10 महीने से कर रहे थे, अब मत करना। अब इनमें ज्यादा आफत करने की जरूरत नहीं है। अब सरफेसली पढ़ो, काम की चीजों को अंदर एक्सेप्ट करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, रटते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। रिलेशन पूछ ले कि भाई डेल्टा एसपी, डेल्टा और डेल्टा टी का रिलेशन क्या है, तो भैया स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, उससे कम ऑक्टाहेड्रल की, उससे कम टेट्राहेड्रल की। आज इस तरह से पर्सनल रिलेशन भी पूछ सकता है कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन क्या है, तो 4/9 डेल्टा ओ के इक्वल होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी ज्यादा, अरे भाई डेल्टा टी कम है ना, तो 4/9 डेल्टा, और डेल्टा टी ज्यादा किससे है, किसी से भी नहीं, सबसे कम है। ये देख लो, ये इससे भी कम है, इससे भी कम है, लेकिन डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा है, तो डेल्टा एसपी की वैल्यू डेल्टा ओ से भी 1.3 टाइम मोर होती, 1.3 गुना ज्यादा होती। इतना डेल्टा एसपी होता है। ध्यान रखें, छोटी मोटी चीजें थी, याद कर लेना, एक भी चीज मत छोड़ना, कुछ भी आ जाए मैं गारंटी नहीं ले रहा, फिर भाई साहब आप इनको अच्छे से याद करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीजें। अगली चीज को देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी के भी लगभग यही फैक्टर होते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तब भी यही फैक्टर्स यूज करना, और स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए पूछे तब भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। पहला फैक्टर है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा CMI पर, डेल्टा ओ उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब चार्ज बढ़ता जाए तो, हाँ, जैसे Fe+2 और Fe+3 में Fe+3 की ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्योंकि चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जब कम होता है तो इसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इसलिए देखो चौथा फैक्टर जेड इफेक्टिव भी लिखा है मैंने यहाँ पे। यही रीजन है कि स्प्लिटिंग एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछे डेल्टा ओ के लिए तो 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D का करना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर वहां जेड बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा ओ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करती है। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, 2 ऑप्शन दे दिए, 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, अब आपको स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ रहा है और उनमें सबके अंदर सेंट्रल मेटल आयन सेम है, सब में Fe+2 है, लेकिन लगे हुए लिगेंड डिफरेंट है। तो लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ से आंसर देना है। ध्यान से सुन लो बेटा, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तुम मस्ती तो नहीं कर रहे ना, सुन रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज अलग अलग है तब तो चार्ज से आंसर देना, पहला कॉन्सेप्ट लगाना, या जेड इफेक्टिव से आंसर देना, जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है, अगर मान लीजिए सारे के सारे आयन सेम है, सब में एक ही आयन है लेकिन लिगेंड अलग अलग है, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ से आंसर देना। आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ बता रखी है मैंने।
और एक और कॉन्सेप्ट है, इसका भी आप ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा लिगेंड वहां जुड़ा हुआ है जो कीलेशन करता है, रिंग्स बना लेता है, साइक्लिक कर देता है स्ट्रक्चर को, तो ये मान लीजिए उसकी भी डेल्टा ओ ज्यादा हो जाएगी। इन चार कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सवाल करते टाइम। और भी हैं जो अफेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे इस साल के लिए चार इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन चारों से ही कोई ना कोई इफेक्ट लगा के क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, आगे आइए। स्टेबिलिटी के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, देखो, सेम एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको क्या, अब जैसे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है स्टेबिलिटी में, देखो बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे इसके अंदर। क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछते टाइम वो दो ऐसे कॉम्प्लेक्स आपके सामने दे देते हैं जिसमें एक में तो रिंग्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा रिंग बना सकता है। जैसे ऑक्सिलेट लगा है तो ज्यादा रिंग बनाएगा, देखो तीन तीन ऑक्सिलेट है। और एक के अंदर रिंग देता ही नहीं, ऐसा लिगेंड लगा देता है जो रिंग नहीं बनाता लेकिन सिनर्जिक बॉन्ड बना सकता है। मैंने पिछला सिनर्जिक बॉन्ड बताया था कौन कौन से ग्रुप बनाते हैं, तो ध्यान रखें सिनर्जिक बॉन्ड बनाने वाले की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी रिंग वाले से भी, चाहे कितनी रिंग बना रहा हो। क्योंकि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है कि सिनर्जिक बॉन्ड वाले की स्टेबिलिटी कीलेशन से ज्यादा होगी, और कीलेशन वाले से जिसमें रिंग बन रही है, और कीलेशन वाले की डेल्टा ओ वाले से ज्यादा हो। कुल मिला के ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको दिमाग में रख के काम करना है। कहीं नंबर ऑफ रिंग देख के गड़बड़ मत कर देना कि इसमें रिंग ज्यादा बन रही है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखें जो सिनर्जिक बॉन्ड बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब करो सवाल, अब होगा सवाल तुमसे। अरे यार एक बात बताइए, सवाल करना शुरू कर दे, कॉन्सेप्ट हमें आता ही नहीं है, फिर काय खाक सवाल होगा हमसे। और मान लो वो हो भी गया तो वो हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, उसकी जगह कोई तीसरा आ गया तो वो नहीं होगा। अरे सवाल करो, लेकिन सवाल का मतलब तो समझो, आखिर वो करना क्या चाहता था, पूछना क्या चाहता था, क्या करवाना चाहता था हमसे। सवाल कह रहा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर डेल्टा ओ का बताना। सोचना, COH2O6 और COH2O6, बाय गॉड दोनों में एक जैसा है लेकिन चार्ज अलग अलग है। यहां CO पे चार्ज बनेगा +2 और यहां CO पे चार्ज बनेगा +6। बेटा दिमाग से सोच और बता कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। इधर देख, इधर देख, इधर इधर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, चार में से कौन सा लगा है, देख इधर, ये वाला लग गया, चार्ज ऑफ CMI। इसका मतलब ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा डेल्टा ओ बढ़ेगा। एक ही ऑप्शन को देख के आगे मत बढ़ जाना, चारों को देखना। अरे कहीं बर्बाद हो जाए, चारों को देखना है, यूं नहीं जल्दबाजी में ये लो ये लो ये लो, और पता लगा पेपर देने के बाद जब बाहर निकले अरे यार ये गलत करिए, मत दोबारा रिटेक नहीं मिलेगा आपको। अरे मेरे को सर एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैं वापस कर दूं क्या इसको? सोचने की बात है। अगला सवाल, FeF6-3, FeH2O6+3, FeCN6-3। ये लो, सब में Fe पे +3 चार्ज आ रहा है, चेक कर लो आप। 6F है, अरे 6F है ना यहाँ पर, है ना, तो -6 ये हो गया, -3 हो गया, तो -6 और -3 का डिफरेंस +3 आएगा। Fe के ऊपर चार्ज निकाल लेना, ऑक्सीडेशन नंबर बता रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देख लो, मैं और सिखा दूं आपको। लो Fe का निकालना है, कितने 6 हैं, कितने F है, -6F है साहब, और टोटल चार्ज -3, तो Fe पे कितना आया, +3। ऐसे निकालना है सब पे। बेटा कर लोगे ना तुम लोग, कर तो लोगे ना बेटा। आगे FeH2O6+3, देखो H2 न्यूट्रल लिगेंड है तो Fe पे फिर प्लस चार्ज आ गया +3 का। FeCN6 यहां भी Fe पे +3। जब चार्ज सेम हो तो क्या देखो, अरे लिगेंड डिफरेंट जुड़े हुए हैं, क्या देखोगे, लिगेंड को ही देखोगे ना। लिगेंड डिफरेंट है तो लिगेंड की स्टेबिलिटी चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां लगा है, CN लगा है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया ना, उसकी डेल्टा वो ज्यादा हो गई ना भाई। बेटा पप्पू आ रही है क्या समझ में? अगला देखो, अरे मेरी आदत, मैं खुद को पप्पू कह रहा हूं बेटा, तुम खुद से ऊपर मत ले लेना, मेरी आदत है, मैं ऐसे बोलता हूं बेटा, क्लास में भी ऐसे ही बोलता हूं। FeF6-3, FeEN+3। ओहो EN देखते ही समझ में आ गया, रिंग बनेगी। अरे 3 EN 3 रिंग बनाएगा, देखो डाई EN लगा हुआ है 4 रिंग बनाएगा, देखो EDTA लगा है 5 रिंग बनाएगा। सोचने की बात है, साफ नजर आ रहा है, रिंग्स बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है।
केलेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डेल्टा ओ बढ़ेगा। ओ भैया ये तो चारों ही सही हैं। तो यही तो कह रहे हैं, देख लेना चारों को, कहीं जल्दबाजी में आंसर टिक करने के चक्कर में मत रहना। पता लगा कि चौथे नंबर का सही निकला और हम पहला ही टिक करके आ गए, देख लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कौन स्टेबल, अभी बताया था ये तो, अरे तो अभी बताया था, ये OX है, ये OX रहा, इसमें तो रिंग बनती है, और ये CN है, ये CN रहा, यही एग्जांपल तो समझाया था मैंने। इसमें क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब इसके अंदर सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा और इसमें रिंग बनेगी। तो किसको स्टेबल बोला था मैंने, किसको बोला था, जिसमें सिनर्जिक बॉन्ड बने। वो पूछ रहा है कि बताओ X और Y में से ज्यादा स्टेबल कौन है। X इज लेस देन Y, X इज ग्रेटर देन Y, X इक्वल टू Y, नॉट डिफाइन, कुछ भी हो सकता है भाई, Y ज्यादा स्टेबल है। अगला सवाल, कैलकुलेट CFSE फॉर FeCN होल 6 माइनस 4। देखो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। ये वाला तब जब ऑक्टाहेड्रल हो, ये वाला तब जब टेट्राहेड्रल हो, इनमें से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। देखो अब पहले तो चेक करो ये है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल है, देख लो आप साफ, अरे चौड़े में नजर आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ही तो बनता है, ऑक्टाहेड्रल है। तो भैया अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो फिर तो फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल वालों लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। देखो नीचे सॉल्यूशन भी दिया है मैंने, कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं दूंगा, बिना सॉल्यूशन के नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो, हर सवाल को समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। इसका सॉल्यूशन वही जो मैंने फॉर्मूला बताया था, CFSE इक्वल्स टू -0.4 डेल्टा ओ, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा ओ, फिर यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस X पेयर, यानी कितने पेयरिंग हुई। तो भैया एक बात बताओ, ये जो FeCN6 माइनस 4 है, जरा इसके बारे में बताना मुझे। सर इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड बेटा। और बता बेटा, सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सब बस बेटा। और सर ये CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वेरी गुड बेटा। और इसमें जो Fe है उसके ऊपर +2 चार्ज है, क्योंकि ये तो -6 और ये -4 हो गया +2, वेरी गुड बेटा। और सर Fe का कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 4s2 3d6 होता है, सब बस बेटा। 2 तो निकल गए सर, तो 4s तो 0 हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 3d6 रह गया, वेरी गुड बेटा। जरा इसकी डिजाइन बनाना। हमने डिजाइन बनाई और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो करा देगा पेयरिंग। हेलो, एक एक जना एक एक कमरे में पड़ा है, क्या 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 लगा, क्या रखा है, चला निकला, अरे निकले, चले निकले, और ये इधर पहुंचा दिया, ये इधर पहुंचा दिया, दोनों कमरे खाली करवा लिया। ये पावर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ये पावर, इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल रहे हैं। ओके, तो फिर तो सर ये तो केवल यहीं रह गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। T2G हो गए 6, EG हो गए 0, लगा दे यहाँ T2G और यहाँ EG, T2G 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 और EG EG, लगा दे पेट। देखो T2G के 6 हो गए, EG के 0, सारी वैल्यू लगाई और सारा का सारा आंसर मेरे सामने, सब कुछ चौड़े में आ गया। अरे बेटे प्लस माइनस तो तुम कर लोगे ना, या ये भी सिखाऊं प्लस माइनस कैसे किया जाता है, इतना तो करो। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। 4-5 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे और आपसे पूछेगा कि बेटा अपनी बुद्धि लगाओ और बताओ इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा। एक एक स्टेटमेंट को सुनना। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड डिपेंड्स ऑन स्प्लिटिंग एनर्जी। ये तो सही बात है गुरुजी, जब इलेक्ट्रॉन एक डी से निकल के दूसरे डी में जाता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी इधर उधर होती है तो एनर्जी निकलती है। तो भैया एनर्जी जिस विजिबल रेंज की वेवलेंथ दिखाएगी उस टाइप का कलर नजर आ जाएगा। तो सही है साहब, ये तो सही है, डी ट्रांजिशन से ही तो कलर आता है। एफ ब्लॉक में एफ ट्रांजिशन से कलर आता है और डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन से कलर आ जाता है। सब बात बेटा।
डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, D0 एंड D10 कहां से पॉसिबल होगा? अरे D0 में कहां से, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में तो यार एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा डी में तो फिर ट्रांजिशन काहे से कर लेगा वो, काहे से कर लेगा? सोच के बताइए, टिंडा कर लेगा वो, टिंडा। अच्छा जी, D10 तो पूरा ही भर गया, काहे का ट्रांजिशन, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा क्या, मतलब सारे कमरे तो फुल पड़े हैं होटल के। ये अगली लाइन, NiCN4 इज कलरलेस ड्यू टू हाई स्प्लिटिंग एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर स्प्लिटिंग एनर्जी तो ज्यादा होती है तो अच्छी बात है ना, लेकिन स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो लैम्बडा बहुत कम हो जाती है, और वो लैम्बडा कहां चली जाती है? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाती है। अल्ट्रावायलेट रीजन की चीजें नजर नहीं आती बेटा, विजिबल रेंज नहीं है वो, विजिबल रेंज की वेवलेंथ आनी चाहिए तब कलर दिखेगा। अगली चीज सारी सही है भैया तो अभी तक। कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट FF ट्रांजिशन से होता है, सही कह रहे हैं। चार्ज ट्रांसफर ऑल्सो रीजन ऑफ कलर, सही बात है भाई साहब, ये भी सही बात है। चार्ज ट्रांसफर से भी कलर दिखता है, देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से भी दिखता है तो चार्ज ट्रांसफर से भी कलर पैदा होता है, कलर नजर आता है। भाई साहब ये तो सारी की सारी लाइन सही निकली गुरुजी, ये क्या चक्कर पड़ा? देखो मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे लाइन आपको सिखानी थी, इस तरीके से सिखानी थी, इस टाइप से सिखानी थी, इसलिए मुझे ऐसे इस क्वेश्चन को जनरेट करना पड़ा। ठीक है बेटा, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ रखी है, बहुत खुशी की बात है, याद कीजिए उनको, जिनको जो भी पढ़ाया गया है, जिन्होंने भी पढ़ाया है बहुत ही अच्छा पढ़ाया, आप चिंता ना करें। सबने अपना अपना अच्छा बेस्ट दिया है, सबने बहुत अच्छे ईमानदारी से आपको सारी चीजें बताई होंगी। मैं आपको अब आइसोमेरिज्म की ट्रिक बताऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मैं चौथे नंबर का सवाल लेके आया हूं। देखो मैंने अब तक 4 वीडियो भेज दी, मतलब इसके 4 वीडियो, हर एक वीडियो से मैंने आपको 2 सवाल के लिए कहा है कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा है। तो 8 में से 4 क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बन जाएंगे इस बार नीट के पेपर में, ठीक है। अब देखो 4 के 4 तो मैं बता नहीं सकता 4 क्वेश्चन लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर से 4-4, 5-5 सवाल भी एक साथ आए हैं, तो अब इस बार कौन से 4-5 आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से करना, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक चीज को जो जो मैंने बोली है, जो जो मैंने समझाई, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, पूरा चेक करेंगे। शुरू करते हैं अगला सवाल। देखो मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ 4 ऑप्शन इधर दे रखे हैं, 4 बातें इधर दे रखी हैं, और ये कह रहा है इधर वाली बातों को उधर वाली बातों से मैच करो। मैच करो मतलब इससे उधर कौन सी चीज है जो मैच करती है, इससे कौन सी मैचिंग हो रही है, इससे कौन सी, ये मैच करना है। और ये सवाल आइसोमेरिज्म का है, देख लो, आयोनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, ऐसे आइसोमर्स लिखे हुए। देखो बेटा आपने आइसोमेरिज्म तो पढ़ी है, तो मैं देखो वो तो पढ़ाऊंगा नहीं। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ रखी है, बहुत खुशी की बात है, याद कीजिए उनको, जिनको जो भी पढ़ाया गया है, जिन्होंने भी पढ़ाया है बहुत ही अच्छा पढ़ाया, आप चिंता ना करें। सबने अपना अपना अच्छा बेस्ट दिया है, सबने बहुत अच्छे ईमानदारी से आपको सारी चीजें बताई होंगी। मैं आपको अब आइसोमेरिज्म की ट्रिक बताऊंगा। आइसोमेरिज्म नहीं बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा। सुनो ट्रिक, सुनो आप, कैसे मैं स्ट्रक्चर देख के या कंपाउंड देख के या कॉम्प्लेक्स देख के ये पहचानूं कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म लग रही है। अब बताओ, इतना सवाल आ गया, मान लो अब वहां अगर सोचने बैठ गए और इस सवाल को करने में अगर 2 मिनट खर्च कर दिए तो वो तो बेकार है बेटा। हो सकता है 2 मिनट के बाद ये सवाल तो सही हो जाए, लेकिन बाकी के रह जाएंगे। अगर ऐसे आपने कई सवालों में 2-2 मिनट खर्च कर दिए तो निपट जाएगा सब कुछ, मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक को समझना ढंग से। आइसोमेरिज्म क्या होती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बताऊंगा, सब जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, यानी कि स्ट्रक्चर अलग होती है, स्टीरियो अलग होती है। तो स्टीरियो की बात अभी बाद में करेंगे, पहले स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ये तो हो गई छोटी सी बात, इसमें ज्यादा आप घुसना नहीं है। अब आपको कैसे पहचानना है, अब देखो पहचानने का तरीका सीखिए। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती बेटा, वहां कोई आपसे डेफिनेशन थोड़ी लिखवाएगा।
ना आपसे कोई कहेगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लिखिए और उनके एग्जाम्पल दीजिए एंड डिस्क्राइब द ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ऐसे सवाल तो आने से रहा भाई, ये तो पूछने वाला है नहीं वो कि भाई सारी आइसोमेरिज्म कौन कौन सी उनको अच्छे से डिस्क्राइब करो एंड गिव टू एग्जाम्पल, उनके दो एग्जाम्पल, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको तो क्या करना है, पहचानना सीखना है। कैसे सीखना है देखिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, सब आप जानते हैं कि आयंस बदल जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। आपको कैसे पहचानना है, आपको जो स्ट्रक्चर दिखे आप उनको देखना, उनके ब्रैकेट के बाहर अलग अलग आयंस दिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग आयन दिखेंगे बेटा, ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर अलग अलग आयन दिखेंगे आयोनाइजेशन स्फेयर में। यहां Br दिखा, यहां सल्फेट दिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, समझ जाना आयोनाइजेशन आइसोमर। दैट्स क्लियर। अलग अलग आयन ब्रैकेट के बाहर दिखते ही समझ जाना ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर और बाहर नंबर ऑफ H2O अलग अलग दिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना आइसोमर्स में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, चीजें वही रहेगी, बस अंदर और बाहर जो सॉल्वेंट लिखा हुआ है, जो भी सॉल्वेंट है, H2O है, NH3 है, जो भी है, वो अलग अलग दिखेंगे। यहां अंदर 6 हैं, अब अंदर 5 रह गए, एक बाहर चला गया। समझ जाना हाइड्रेट आइसोमर है, सॉल्वेट आइसोमर। अंदर और बाहर आपको सॉल्वेंट अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग मतलब नंबर्स अलग अलग दिखेंगे। लिंकेज आइसोमर्स, एम्बिडेंट लिगेंड दिखते ही समझ जाना लिंकेज आइसोमर। ये लो कितनी जोरदार ट्रिक, यूं की यूं आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये देखना है, एम्बिडेंट तो जानते हो ना, दो दांत वाला जो दो तरफ से जुड़ सकता हो, जैसे CN साइनो भी बनाता है, आइसोसाइनो भी बनाता है, C साइड से भी जुड़ता है, N साइड से भी। अब देखो ये C साइड से जुड़ रहा है तो ये तो हो गया साइनो, और ये N साइड से जुड़ रहा है, ये हो गया आइसोसाइनो। तो समझ जाना एम्बिडेंट लिगेंड दिखते ही लिंकेज आइसोमेरिज्म। लो भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म खत्म। क्या है इसमें, क्या है इसमें, कितना इजी है पहचानना। अगला देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पहचानने का तरीका, दोनों तरफ दो दो ब्रैकेट दिखेंगे, इधर भी दो ब्रैकेट देख रहे हो ना, दो ब्रैकेट का मतलब बड़े वाले ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट जो होते हैं, बड़े ब्रैकेट जो बनाते हैं, बिग ब्रैकेट जो बनाते हैं, एक और एक दो, इधर भी एक और एक दो, बस कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, दो बड़े ब्रैकेट दिखते समझ जाना ये तो भैया कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और क्या बताएं, और क्या बताएं, मतलब जान दे दे कोई आदमी, इससे बढ़िया क्या तरीका होगा तुम्हारे पास, इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं है, इसको देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें एक तरफ तो एक ब्रैकेट दिखेगा, एक तरफ एक से ज्यादा दिखेगा। पॉलीमर बना रहे हो आप, पॉलीमर बना रहे हो, इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो सकते हैं, पॉलीमर बना रहे हो ना, एक तरफ तो एक ब्रैकेट, एक तरफ एक से ज्यादा ब्रैकेट, एक तरफ एक ब्रैकेट, दूसरी तरफ एक से ज्यादा ब्रैकेट दिखेंगे तो समझ जाना कि पॉलीमराइजेशन आइसोमर। लिगेंड आइसोमर्स, लिगेंड वाले को सुनो, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इनमें, आते हुए गलत कर आता है, आते हुए गलत कर देता है। लिंकेज, अब लिगेंड को देखो, लिगेंड कैसे पता है पहचान है, इस आइसोमेरिज्म में आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला मिलेगा ना, उसमें छोटा ब्रैकेट जानते हो ना, ऐसा छोटा ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट मिलेगा, और उस छोटे ब्रैकेट में नंबर अलग अलग लिखे मिलेंगे, एक में 2 लिखा हुआ है, एक में 3 लिखा हुआ है, एक में 4 लिखा हुआ है, समझ जाना लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये लो, क्यों परेशान हो रहे हो, अरे क्यों थाक रहे हो बेटा, कुछ नहीं है, हो जाएगा। दोनों या तीनों स्ट्रक्चर को गौर से देख लेना। इसमें क्या किया है, बेंजीन के ऊपर Cl की पोजीशन बदली है, एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार मेटा पे लगा दिया, एक बार पैरा पे लगा दिया, एक को 2 लिख दिया, एक को 3 लिख दिया, एक को 4 लिख दिया, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि ये लिगेंड आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसका सीधा सा तरीका है, आपको ब्रिजिंग लिगेंड दिख जाए समझ जाना ये तो वही, बस हो गया काम। ब्रिजिंग का मतलब जानते हैं ना, ब्रिज लिगेंड मतलब इधर भी जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया। अब इसमें क्या होता है, पोजीशन बदल जाती है, बस इधर वाली चीजें उधर चली जाती है, उधर वाली चीजें इधर, इधर वाला लिगेंड उधर, उधर वाला लिगेंड इधर। ये देख लो, यही तो हो रहा है। Cl जो है यहां 2 थे, एक चला गया उधर, अमोनिया यहां 4 थे, एक चला गया इधर।
समझ ही नहीं रहे किसी बात को। बाई गॉड, क्या करें अब तुम्हारा, क्या करें मतलब, अब भी गलत करो क्या? अरे अब तो गलत मत करना, मत करना गलत, करो सही, करो सही, करो खुद, करो खुद, करो खुद, करो इसको। आयोनाइजेशन आइसोमर Cl3Cl2, अरे ये तो सॉल्वेंट बदल रहे हैं अंदर और बाहर। H2 इधर 6 है, इधर 5 ही रह गए, बाहर चला गया, ये तो सॉल्वेंट हो गया। ले बेटा, हाइड्रेट आइसोमर तो ये हो गया। ये आयन बदल रहे गुरुजी, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो, इधर Br अंदर था, बाहर चला गया, इधर सल्फेट आयन है, इधर ब्रोमाइड आयन। लो जी आयोनाइजेशन, ये लो जी सर, हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा काम बन गया। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज, ये रहा लिंकेज, देखो लिंकेज, ये देखो CN और ये रहा आइसोसाइनेट। मैंने कहा था ना आपको, जैसे ही एम्बिडेंट दिख जाए समझ जाना लिंकेज, ये लिंकेज हो। ले बेटा, ले बेटा, ले। अगला देख, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये क्या बताया था सर आपने? 2 बड़े बड़े ब्रैकेट दिखेंगे। अरे बाय गॉड, एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, दूसरे में 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। ले यही है, यही है, ये ले बेटा, ले बेटा, ले। अरे कर लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना तो इजी है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या इजी होगा, बताओ। अब ऐसे सवालों को भी गलत करते हो ना तो भाई मेरा दिल तो बहुत दुखता है, सही बता रहा हूं कि यार कितना बताते हैं फिर भी तुम गलत कर देते हो। अरे सीखो, कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड PDNH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस। सर इसने ये तो बताया ही नहीं कि कौन से आइसोमर बनाने, वो तो यही तो सवाल है, कैसे बता देगा तेरे को? यही तो पूछ रहा है कि कौन कौन से बनेंगे, बता। ये कमाल की बात करते हो सर, ये तो बड़ी आफत हो गई। क्यों आफत हो गई? तेरे को बताया था ना, मैंने बताया था ना, NO2 दिख रहा है ना यार। NO2 कौन है? NO2 कौन है? NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है। NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है, तो इसका मतलब मुझे लिंकेज आइसोमर्स बनाने हैं इसके। नहीं मतलब हर चीज बोलेगा क्या तुमसे? हर चीज बोले, तुम खुद मत सोचना, कुछ भी मत सोचना है ना। वो सारी चीज तुमसे बोले, तुमको क्वेश्चन दे दे, तुमको ऑप्शन दे दे और तुमको आंसर और दे दे, ले बेटा ये टिक कर दे। नहीं ये भी क्यों करे भाई, ये भी क्यों करे? OMR शीट में भी गोला लगा के तुमको दे दे, ये ले। ऐसे करे जब तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। अच्छा सर, आप तो सर छोटी छोटी बात में भावुक हो जाते हो, भावुक की बात करते हो तुम लोग। NO2 कौन है? NO2 लिंकेज आइसोमर्स बनाएगा ये। अब NO2 को मैं कई तरह से लिखूंगा, मतलब 2 तरह से लिखूंगा, कई तरीके से। एक बार तो लिखूंगा NO2 नाइट्रो और एक बार लिखूंगा ONO। तो मैंने एक बार तो ONO, एक बार NO2, एक बार ONO भी और NO2 भी। ये बनाना भूल जाते हैं, ये बनाना भूल जाते हैं, बस ये याद रह जाता है। सर एक बार ONO एक बार NO2, ये तो बना देते हैं, ये भूल जाते हैं। आंसर ले ले, अब ले आंसर ले ले। ये क्यों भूल गया? मैं एक NO2 और एक ONO नहीं ले सकता क्या? तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 तो ये बन गए। अब गौर से देखो, ये Ma2B2 Ma2B2 Ma2BC 3 तरह की स्ट्रक्चर है, तीनों ही GI दिखाते हैं। ये इनके 2 GI ये बन गए, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, बेटा 6 हो गए, 6। सर उसने GI तो कहा ही नहीं था, और GI नहीं ले ये कहा था क्या? नहीं GI मत लेना ये बोला था कि वो करे टोटल आइसोमर चाहिए उसको। GI भी पूछ रहा है, वो सारे पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है ना, टोटल में तो सब आएंगे ना, आंसर आएगा 6। अरे 3 टिक करके मत आ जाइयो, मुझे मालूम है तुम क्या करो, कंफर्म पता है। कोई तो क्या करेगा, इसके 2 बनाएगा, जय सिया राम 2 पे टिक करके आ गया। कोई इसके 3 बनाएगा, जय सिया राम हो गया साहब, 3 बना के 3 के टिक करके आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यूं ही नहीं आते, बड़े सोच के बनाए जाते हैं आजकल। उनको पता है कि किस किस टाइप का महान बच्चा आने वाला है, सब मालूम है उनको। 2 कई तो देखो यहां झागा जाएंगे, कईयों के 3 करके 3 में झागा जाएंगे। वो बहुत कम बच्चा यहां तक पहुंचेगा और 6 आंसर करेगा, बहुत कम बच्चा पहुंचेगा जो करेगा, जो यहां तक पहुंचेगा 6 आंसर देगा, उसको नंबर मिलेंगे, उसका सिलेक्शन होगा। पढ़ा तो बहुत कुछ है तुमने, लेकिन समझो तो सही, उनको पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होते हैं भैया, क्योंकि वहां क्या कर रहे हो आप 4 घंटे बैठ के, वो मायने रखता है। आप सोच भी पा रहे हो कि नहीं इतना? कोई भी क्वेश्चन तभी सही होता है जब आप उसके लेवल पे सोचोगे। उससे ज्यादा सोच लोगे तो भी गलत, और उससे नीचा सोचोगे तो भी गलत। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के लेवल पे सोचो।
मैंने देखा है कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा सोच के ये एलर्जी गलत। कई बच्चे उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, हल्का फुल्का नीचे नीचे का लेवल सोच के और टिक करके आ जाते हैं, ले बेटा तू भी गया। सही तो वही करेगा जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, जो उसके लेवल पे सोचेगा। मजाक समझ रखा है भाई गॉड। हटा दूं इसको, चल भाई निकल। हेलो चलो, ओ हेलो चलो, ओ हेलो चलो, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, तुम भी चलो, जगह खाली करो क्योंकि और भी आने वाले हैं, उनकी भी बात करनी है। हट्टा हट्टा हट्टा। बच्चों अब अगला सवाल सुनना आप, मजा आ जाएगा भाई गॉड, झाग आ जाएंगे, झाग झाग आ जाएंगे आपके। अगला सवाल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स। अरे सर ये तो फिर से वही आ गया, टोटल पूछ लिया। अब टोटल पूछ लिया तो बेटा ये कौन है पहले तो ये पहचान। सर ये तो ऑक्टाहेड्रल लग रहा है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो भैया 6 लिगेंड वाले में जीआई भी हो सकती है और ओआई भी हो सकती है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ओआई और जीआई दोनों का टोटल करके बताना है हमें इस क्वेश्चन में। अब ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके सर, ओके। अब उस सवाल को करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, सब आपको आती, फिर भी मेरा मन है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज की क्लास 2 सवाल के नाम पे है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, साफ बात है। मैं तो बताऊंगा, तुम देखो तो ठीक, नहीं देखो तो ठीक, कम से कम मैं ये कहने के लायक तो जाऊंगा भैया मैंने तो कराया था, तुमने नहीं किया तो मैं क्या करूं, सीधी सी बात है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको चेक करनी है, तो पहले देख लो वो फॉर्मूला कैसा है। ध्यान रखें Ma2B2 Ma2BC MABCD MAB होल ट्वाइस MABAB टाइप की स्ट्रक्चर ही आपको जीआई देगी। जीआई तो जानते हो ना, एक सिस और एक ट्रांस है। का समझे का आप लोग, अरे तुम समझे का ये बताओ मुझे। एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। अभी सिस क्या होता है ट्रांस क्या होता है ये नहीं बताऊंगा बाय गॉड, मेरे से मतलब है ना, ये चीज मत पूछो। सिस में 2 चीजें 90 डिग्री पे आ जाती है, ट्रांस में 2 चीजें अपोजिट आ जाती है, खत्म। देख लेना, इसी से काम बनता है और ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। ओके, Ma2B2 Ma2BC इस टाइप की स्ट्रक्चर जितनी भी है, इनके बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनमें होगी, और जो बच गए इनके अलावा जो बच गए उनमें नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को, रट लेना। आपसे सवाल ही पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखें ये वाली डिजाइन तो जीआई देंगी, इनके अलावा जो बच गई वो नहीं देंगे। अब जैसे Ma4 आ जाए, अब Ma4 में कहां से जीआई होगी, चारों ही अलग। अरे Ma4 में कहां से जीआई होगी, चारों ही अलग अलग होगी। ए किसकी ज्योमेट्री बदलोगे, इसको यहां लिया इसको यहां लिया तो भी यही रहेगा, कैसे भी कर ले यही रहेगा, समझ में। चलो अब Ma2B2 इसमें हो जाएगी, देखो Ma2B2, अब ए ऐसे बी ऐसे लगाया, एक तरीका ये है ए ऐसे लगा दिया, बी ऐसे लगा दी, बी ऐसे लगा दी, बी ऐसे लगा दी, या बी ऐसे लगा दी, ये सीस हो गया, ट्रांस हो गया। ये तो हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो है और ये 180 डिग्री है एक लाइन में, ये सीस ये ट्रांस, खत्म। ऐसे ही बनाने होते हैं, तो वो आपसे बनवाएगा नहीं, ये तो ठीक है मैंने बता दी, बनवाएगा थोड़ी आपसे, सिस ट्रांस थोड़ी बनवाएगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कौन कर रहा है या कितने बना रहा है, ये चीज पूछी जाएगी। एक और चीज नीचे है, इधर देख लो पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में भी जीआई होती है, 6 वालों में भी जीआई होती है, जिसका ये सवाल पूछा गया, देख लो आप। अब एक तो ये है कि हम इसको याद कर लें, है ना, मैं तो राय दूंगा कि कम से कम यहां तक का तो याद ही कर लो यार, कौन बनाएगा ये बताओ, बना के क्या उखाड़ लोगे। नहीं मुझे एक बात बताओ, इसके तुमसे बनवाए, अब वहां तुम 15 बनाने बैठोगे, इसी 15 बनाने बैठोगे क्या,
और मान लो एक बात बताओ, तुमने बना ली, अच्छी बात है, टाइम कितना खर्च हो गया? यही सवाल करना है पूरे नीट के पेपर में, यही सवाल आया केमिस्ट्री में, बस और तो कुछ आया नहीं, यही कर लो बैठे बैठे 4 घंटे। अरे भाई, इसलिए कुछ चीजें याद ही कर लेने में फायदा होता है। MABCDEF 15 बनेंगे, सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्योंकि देखो सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट है। जब सारे लिगेंड डिफरेंट है तो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगी, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगी तो हर एक के 2-2 बनेंगे, सबके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। इस 1 2 3 4 15 अगर GI बने तो 15 के 15 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे उनके, मतलब उनके डबल हो जाएंगे, यानी 30 हो जाएंगे टोटल। तो 30 OI बन जाएंगे, क्योंकि हर एक का एक ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बन जाएगा। तो 15 ये हो गए, 30 हो गए, टोटल बताओ कितने हुए? आपसे पूछ ले MABCD, बहुत जोरदार सवाल है, देखो बहुत जोरदार सवाल है। आपसे कोई बोले MABCDEF के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, बताओ? 30 प्लस 15, बोलो कितने कितने बनेंगे? 30 प्लस 15 कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। 30 प्लस 15 30 हो गए। समझ में आ रहा है? 45 मत करिए ना वहां पे। क्यों? क्योंकि ये 15 है, इनके ही तो 15 बनाओगे ना, हर एक का एक ऑप्टिकल आइसोमर और बना दोगे ना, आप यही तो करोगे ना। तो 2 बार क्यों गिन रहे हो? 15 और 15, 15 और 30 क्यों गिन रहे हो? इस 30 के अंदर, इस 30 के अंदर 15 तो यही है, तो 2 बार गिनो, 45 करोगे इसको, 45 करोगे क्या इसको? अरे 15 के ही तो 30 कर रहे हो ना आप। तो 30 जो बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनमें 15 GI भी तो है, उन्हीं के तो आपने डबल डबल किए ना। तो 30 में भी गिनोगे, इसमें भी गिनोगे, ऐसे थोड़ी करोगे। टोटल मिला के 30 तो होंगे। आपसे पूछे नंबर ऑफ GI बताओ 15, नंबर ऑफ OI बताओ 30, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर बताओ 30, टोटल भी 30। चलो एक और चीज, एक ये MA3B3 है ना, MA3B3, इनके आप चाहे बना के देख लेना, चाहे रट लो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, आप चाहो जैसे। इसमें मेल डायगोनल और फेसियल 2 टाइप के बनते हैं MA3B3 में ना, उसको देख लेना, मेल डायगोनल और फेसियल टाइप के आइसोमर बनते हैं, GI जो बनते हैं। चलो ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये सारे के सारे डन। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, याद करने से ये फायदा होता है। अब जैसे ये सवाल आप ही बताओ, ये सवाल है ना, MA2B2C2 के टोटल आइसोमर बताने। अब MA2B2C2, MA2B2C2, अबे कहां बे A2B2C2? अरे है किधर A2B2C2? ये तो कहीं है ही नहीं, ये रहा। अरे पा गए पा गए पा गए, तो 5 आ गए। लो कर दो आंसर 5। अरे रुक जा, GI है वो, OI भी तो बनेगा। ये कुछ भी, अरे क्या लिखा हुआ है GI विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो GI मिल गए तुमको 5, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब है। OI तो देखना पड़ेगा ना। चलो चीजें याद रख लोगे, मैं अभी क्वेश्चन करूंगा। एक छोटी बात यहां लिखी, MA5B, MA5 मतलब 5 लिगेंड तो सेम हो गए, एक डिफरेंट हो गया तो कुछ नहीं बनेगा उसमें। सारे के सारे लिगेंड सेम हो गए तो कुछ नहीं बनेगा उसमें। ABCD है लिगेंड है, ठीक है ना। इधर भी एक छोटी छोटी बात लिखी है, दोनों याद कर लेना। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं MABCD और MAB होल्टवाइज टाइप के, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाते हैं। दूसरी चीज, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाते। 2 चीज क्लियर हो गई। चलो मैं इधर आता हूं, सवाल पे पहुंचते हैं पर वापस। सर 5 तो GI बनेंगे सर, एक तो ये बात तो हो गई कंफर्म। तो इसका मतलब तुझे पता है, एक चीज कंफर्म हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ये तो हो ही नहीं सकते, सीधा तू टिक कर देगा ना इसको भी, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अरे MA2B2C2 के कितने GI बनते हैं? अभी देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना, कितने बने थे? 5। तो इसका मतलब आंसर 3 आ सकता है क्या? 2 आ सकता है क्या? 0 आंसर बन सकता है क्या? इट मींस आंसर शुड बी 6। ये तो क्लियर हो गई ना कि GI जब 5 बन, फिर भी बना के देख लो, आपको लग रहा है तो बना के देख लो। देखो सीधा सा तरीका होता है GI बनाने का, कैसे बताते हैं, बनाते हैं। ये जो A2B2C2 है ना, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई जरूरी नहीं है, मैंने तो MA2B2C2 दिया, इनमें से कोई भी आ सकती। मैं तो एक को बता रहा हूं, मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने बता रहा हूं बस, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे लग रहा है हो सकता है यही आ जाए, फिर तो भैया मैं बहुत महान आदमी बन जाऊंगा, यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो सकता है कि ये आ जाए, लेकिन इस टाइप का ही आएगा, मैं ये कह रहा हूं। ये आ जाए तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है ना, इसमें इतराने की कोई बात नहीं है। आ जाए तो आ जाए, टीचर हैं हम लोग, हम बताएंगे, हम ही तो बताएंगे, टीचर ही बताएगा अपने बच्चों को, और कौन बताएगा? बच्चों की हेल्प कौन करता है? स्टूडेंट्स की हेल्प टीचर नहीं करेगा तो और कौन करेगा भैया। ये कह रहा है
क्या करना, यहां जो भी लिखे हो ना उनके सेट बनाना। सेट, सेट मतलब आपस में मिलाना, इनको मिलाना। जैसे ए बी बी सी सी, अब ए को बी से मिलाना, फिर बी को सी से मिलाना, ऐसे जितने सेट बन सकते सारे बनाना। सर समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे ए बी बी सी सी, इनको मिला के मैंने ये लिख दिया, सेट बना रहा हूं। ये जो सेट है ना ये 180 डिग्री के हैं। जितने भी सेट ब्रैकेट में बना के लिख रहा हूं मैं, ए बी बी, इसका मतलब मैंने ये बना दिया एम ए बी बी सी सी, मैंने ये बना दी, ये है इसका मतलब 180 180 180। तो जितने भी पेयर यहां लिखे हुए 180 180 पे मान के अपने को पेयर यानी सेट बनाने, ऐसे सेट बनाते जाओ। फिर ए बी सी, ए तो यूं का ही लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर एसी बीबी ऐसी, अरे ऐसी बीबी ऐसी, ऐसी नहीं बेटा, एसी बीबी एसी, नॉट ऐसी बीबी ऐसी, एसी बीबी एसी। ओके, अब ए बी सी सी और ए बी सी ए सी, ऐसे मैंने 5 सेट बने। इसके अलावा बन जाए तो भैया बना लेना बैठ के ना, मुझे मैसेज कर दे। नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, ये बनेगा ए बी बी सी सी, ए बी सी, ए सी बी ए सी, ए बी सी सी और ए बी सी ए सी। इनमें से जिनमें भी एक से ज्यादा सेट सेम नजर आ रहे हो ना, वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। देखो यहां ए बी सी सी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ए बी सी, एक या एक से ज्यादा कोई भी सेम नजर आएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा ना। ए सी बी ये सेम आ गया, देखो ये ए सी दो सेम इधर आ गए, ए बी ये सेम आ गए, सी ये सेम आ गया। देखो समझ में आ रहा है, मतलब सेम नहीं आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ए बी सी ए सी, देखो एक भी सेम नहीं है। इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं ट्रांस, इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं ट्रांस। और ये बनेगा ऑप्टिकल एक्टिव जब एक भी सेम नहीं आएगा ना सेट, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जब सेम आ जाएगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे। तो 5 जीआई बने थे, उनमें एक ऑप्टिकल एक्टिव बन गया, 4 ऑप्टिकल इनएक्टिव बन गए। ऑप्टिकल एक्टिव जो बना उसके 2 बन गए। अब इसके भी तो 2 बन जाएंगे ना, इसके 2 नहीं बन जाएंगे क्या है? जो ऑप्टिकल एक्टिव है इसके 2 नहीं बन जाएंगे क्या? तो इसके 2 बन गए, 4 ये रहे, 6 हो गए टोटल। ले बेटा 6 आंसर। समझ में आ रहा है? मतलब अब अगर आपसे पूछे कि केवल जीआई बताओ तो 5 बताना, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बताओ तो 2 बताना, और आपसे कहा जाए टोटल बताइए टोटल कितने बने, तो आप कहना भाई 5 और 2 6, 5 और 2 6। सर 5 और 2 तो 7 होते हैं बेटा, यहां 6 होते हैं क्योंकि यहां जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आप 2 मान रहे हो उसमें एक तो ये खुद ही है ना, इसको आपने जीआई में भी गिन लिया और अलग से भी गिनोगे क्या इसको? एक बार ही तो काउंट करोगे इसको। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, MAA2A2 टाइप की एक स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपाउंड दे सकता है, ये दे दे कोई और दे दे, किसी भी तरीके की दे सकता है। आपसे कहा जाए कि ये 3 स्ट्रक्चर बन रही है, बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा गलत है। मैंने देखा ए बी, ए जब तक सेम चीजें 90 डिग्री पर रहेगी तब तक तो वो सिस रहेगा। सेम चीजें अपोजिट डायरेक्शन में 180 पे चली जाएंगी तो वो ट्रांस हो जाएगा बेटा, वो ट्रांस हो जा, मतलब कुल मिला के ये दोनों तो जीआई हैं। और इसकी और इसकी बात करें तो ये इधर ये इधर, बस इसका मिरर इमेज ही तो बनाया है। देख लो ना, आपने मिरर इमेज बनाया और कुछ बनाया थोड़ी, इसका मिरर इमेज बनाया, इसको ऑन द कर दिया बस। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। भैया लाइन क्या क्या है, ये कह रहा पहली जो दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो तो जीआई है, दूसरी तीसरी जो है वो ओआई है। तो दोनों बात सही है, तो आपकी दोनों बात सही है, तो फिर ये सही है ना, बोथ आर करेक्ट। ओके, और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समाप्त होती है। आप जितना चाहें उतना एक्स्ट्रा पढ़ें, एक्सेस में पढ़ें, कोई मना नहीं है, टाइम के हिसाब से पढ़ें, लेकिन जो जरूरी है पहले उनको पढ़ें, बाकी आप कितना भी पढ़िए, पढ़ने का कोई मना थोड़ी बेटा, पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन यूं नहीं कि काम की चीजें छोड़ दें और फालतू की चीजों में लगे रहें। ठीक है, ओके बेटा। एक और चीज है इस चैप्टर में, यूजेस
of some important complex compound। आपको ये टॉपिक भी देखना है, ये मान लीजिए। अब थ्योरी है, इसमें मैं समझा तो सकता नहीं, आपको कुछ थ्योरी है, इसलिए यूजेस देख लेना, आपकी किताबों में पीछे लिखे हुए हैं वो, कि भाई इस कॉम्प्लेक्स का इसमें यूज किया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स का इसमें यूज किया जाता है, कैंसर में किसका यूज किया जाता है, ऐसे इस टाइप के। अभी तो इंफॉर्मेटिव है, तो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तो इनमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इन चीजों को याद करने के बाद ये चैप्टर खत्म कर देना, और उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते जाओ, हम सब आपके साथ हैं, पूरी कायनात आपके साथ है बेटा। सारे टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है, सारा सिस्टम, सारे तंत्र, सब लोग, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपकी सराउंडिंग जो भी है, पूरी दुनिया आपके साथ है। मेहनत करते रहो, बस मेहनत में कमी मत छोड़ना। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े, जिससे जरूरत पड़े उससे मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे कोई जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना है, मैं आपके लिए हर वक्त, हर जगह, हर समय तैयार। ठीक है, इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, अगली सेवा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।